आहात तुम्ही? मी आशा करते तुम्ही छान असणार. आपापली मराठीची पुस्तके काढा. मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी. आज आपण उपयोजित लेखन वाचणार आहोत. हा पाठ पान क्रमांक 63 पर आहे. 63 पेज पर आहे. उपयोजित लेखन में मतलब कौन कौन से पाठ है. पहिला पाठ आपण पत्रलेखन यावर आपण विचार करूया, चर्चा करूया. ठीक आहे. काढल्या सर्वांनी? आता मी सुरुवात करते. पहिला पत्रलेखन. आपल्या मनातील भावना, विचार, मते, मुद्दे सुदपणे सुसंबद्ध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखित स्वरूपात पहुँचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्रलेखन है. यानी अपने हमारे दिल के जो विचार है, जो भावना है, अपनी जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखने के लिए सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल क्या है लेटर का. हम जो चीज़ें बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, तो हम राइटिंग में लिखकर उसको हम अपने भावना को हम उसके सामने पेश कर सकते हैं ना. तो ये जो माध्यम है वो क्या है, सबसे आसान माध्यम क्या है, पत्र लेखन. अब पत्र लेखन कैसे लिखना होता है, कितने टाइप का पत्र होता है, 2 टाइप का होता है. एक औपचारिक यानी व्यवहारिक और अनौपचारिक मतलब घर घरेलू कुटुंबीय. औपचारिक में मतलब ऑफिशियल लेटर होता है, यानी आपको किसी को कंप्लेंट करना है या कोई एप्लीकेशन देना है स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आपको कहीं मतलब कोई कंप्लेंट करना है, तो उसके लिए कौन सा लेटर होता है, औपचारिक होता है, व्यवहारिक होता है. और अनौपचारिक यानी घरेलू लेटर, यानी किसी को घर के बारे में चिट्ठी देना है, किसी के आप जाना है, बुलाना है किसी को, या किसी से बात करनी है, तो आप वो लेटर जो घर वालों को लिखते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक, और जो ऑफिशियल लेटर होता है उसको कहते हैं औपचारिक. ये पत्र के 2 हिस्से हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक. औपचारिक में हम किसको लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, और अनौपचारिक में हम फॅमिली को लेटर लिखते हैं. यापूर्वीच्या इत्यामध्ये आप अनौपचारिक व औपचारिक पत्र लिखण्याचे काही प्रकार तुम्ही अभ्यासले आहेत. इससे पहले अपने स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में अपना 8th स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में पढ़ा है. स्वपरिचय, मागणी व तक्रार या औपचारिक पत्र प्रकारांची या वर्षी अपन अभ्यास करना आहात. और हम लोग इस साल क्या पढ़ने वाले, स्वपरिचय यानी खुद का परिचय देना, मांगनी व तक्रार पत्र यानी कुछ चीज़ आपको मंगाना है, या कंप्लेंट पत्र, या औपचारिक पत्रकारांचा या वर्षी आपण अभ्यास करें. इस साल हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. औपचारिक पत्राच्या रूपाचे प्रमुख घटक, यानी औपचारिक पत्र में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है. पहला है मायना विषय, फिर ज्यांना पत्र पाठवायचं है त्यांचा पत्ता, जिसको हम खत लिखते हैं उसका आपको एड्रेस लिखना, लिफाफा यानी आपको एनवेलप के साथ आपको बनाना है. फिर पत्र पाठवण्याचा पत्ता व दिनांक, पत्र भेजने वाले को का एड्रेस और तारीख. विषय अनुसार मांडनी, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट लिखना है. समारोह, अभी जैसे कृति पत्रिकेत प्रखादी सूचना, आह्वान और मुख्य मजकूर, यानी जो मेन आपका मोटो है लिखने का वो आपको लिखना है. ठीक है. कृती पत्रिकेत एखादी सूचना, आव्हान, निवेदन, जाहिरात इत्यादी प्रकारापैकी एक कृती दिलेले असले, ती कृती समझून घेऊन तुम्हाला पत्र लेखन करायचं है. यानी आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपको किस बारे में लिखना है उसको अच्छे से समझना है, फिर आपको पत्र लिखना है. अभी पत्र लिखनाचे स्वरूप, अब उसके कैसे कौन कौन से रूपे देखेंगे. पहला, पत्र लिखनाचा विषय निवेदन, सूचना, जाहिरात, बातमी इत्यादि पैकी एक, यानी आपको किस किस टाइप के पत्र लिखने हैं, सूचना है, जाहिरात है, बातमी है इत्यादि एक. अभी दूसरा कृतीच्या आकलनावरून पत्र लेखन, यानी आपको जो भी कृती कर दी रहेगी उसके हिसाब से आपको पत्र लिखना रहेगा. कृतीतील सर्व मुद्दे लिखण्यात येणे आवश्यक, यानी आपको जो भी पॉइंट पत्र लिखने में आपको जो पॉइंट दे रहेंगे वो सारे पॉइंट का आपके पत्र में आना ज़रूरी है. ये सारे पॉइंट्स का समावेश होना आपके पत्र में ज़रूरी है. पत्राच्या विषयानुसार प्रभावी भाषा शैली, पत्र को अच्छा दिखने के लिए उसमें अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल होना ज़रूरी है. औपचारिक पत्राची मांडणी, औपचारिक पत्र को कैसे लिखना है उसके बारे में बताया. नंबर 1, पत्राच्या सुरुवातीला उजव्या कोपऱ्यात पत्र लिहिण्याचे नावे, हृदय, पिनकोडसह पत्ता, दिनांक, पत्ताही असावा. यानी अभी आपको पत्राची सुरुवातीला उजव्या, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, लिखण्याचे नाव, आपका लिखणाऱ्याचे नाव. राइट हैंड पे अपना नाम लिखेंगे,
सॉरी उजव्या यानी राइट हैंड पे अपना नाम लिखेंगे। हुड्या, हुद्दा यानी पिन कोड, सह पत्ता यानी पिन कोड के साथ अपना पत्ता एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। और आपको अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। डावीकडे योग्य मायना लिहावा, संबंधित व्यक्तीचे नाव, पत्ता लिहावा। और आप दावी तरफ आपको जो जिसका आप लेटर लिख रहे हो उसका संबंधित व्यक्ति से ना उसके जो नाम है वो लिखेंगे, आप उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। कृतीतून विशेष नावाचे असलेले तरच ते लिहावे, विश्वनाम असेल तरच लिहावे, अन्यथा प्रति प्रेषक या पाठवण्याची अबक। यानी अगर आपको नाम ज़रूर है तो लिखना है, नहीं तो प्रति प्रेषक और अबक भी आप लिख सकते हो। औपचारिक पत्राचा विषय लिहिणे आवश्यक आहे। अब औपचारिक पत्र में आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपको मैटर पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम मैटर सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं, तो ही समझ में आता है कि लेटर किस बारे में। इसके लिए सब्जेक्ट का लिखना औपचारिक लेटर में बहुत ही ज़रूरी होता है। महोदय महोदय असे लिहून पत्र लिखने से शुरुआत करावी। आप या सर या मैडम लिखकर अपने पत्र को लिखने की शुरुआत करेंगे। औपचारिक लेटर के बारे में बताया जा रहा है। शेवटी योग्य ते संबोधन स्वरूप वापरून समारोप करावा। और फिर लास्ट में जो भी आप संबोधित करोगे उसका आप उसको एंड करोगे, है ना। लक्षात घ्या, औपचारिक पत्र लेखन ही एक कला आहे, तसेच ती शास्त्रही आहे। ये आपको ध्यान में रखना है कि औपचारिक पत्र लिखना ये एक कला है और एक ज्ञान भी है। अभी इसका नमूना देखेंगे। खालील निवेदन वाचा, संबंधित विषयासाठी सवय परिचय पत्र तैयार करा। अभी आपको टॉपिक दिया है महात्मा फुले विद्यालय बुलढाणा आंतरशालेय नाट्य महत्त्वाचा स्पर्धासाठी एक पात्री प्रयोग कलाकारांची निवड इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून स्वपरिचय पत्र मांगण्यात येत आहे। यानी आपको यहाँ पे एड्रेस, ये टॉपिक दिया गया, एड्रेस दिया गया, यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए वो देखना है। और पासपोर्ट सा आकार सा फ़ोटो आवश्यक है। अंतिम दिनांक 26 दिसंबर। नाट्य विभाग प्रमुख, यानी आपको डेट टाइम फिक्स, आपको क्या क्या चीज़ें लगी वो दिखे। स्वपरिचय पत्राचे मुद्दे, अब यहाँ पर उसका पॉइंट्स क्या होने चाहिए। संपूर्ण नाम, पूरा नाम, एड्रेस, पत्ता एड्रेस, संपर्क क्रमांक यानी आपका टेलीफोन नंबर, जन्म तारीख यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक पात्रता, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी छंद यानी आपकी हॉबीज़, अनुभव पत्रिके पारितोषक, इतर कलांमधील प्रावीण्य यानी आपको कोई इनाम मिला है, कोई आप कौन से दूसरे कला में आपको आप मतलब एक्सपर्ट हो उसके बारे में बताएगा। अभी दूसरा दिया टिप, स्वपरिचय पत्रातील सर्व माहिती विषयानुरूपात परंतु काल्पनिक असावी, यानी ये सारी चीज़ें आपकी काल्पनिक होनी चाहिए। नमूना दूसरा है अमरावती कराना सुवर्ण संधी सरगम संस्था अमरावती द्वारे आयोजित दिवाळी पहाटा, स्थळ वसंतराव देशपांडे हॉल, कौस्तुभो व सोनाली मांडे यांचा सुरेल बहादर गायनाचा कार्यक्रम। अभी सर्वांनी सहभागी व्हा, सर्व नागरिकांना निमंत्रण, यानी एक एडवर्टाइज जैसा ये लेटर है। तुप्त करा कानाना, तुप्त करा कानाना यानी अपने कानों को तुप्त करो, प्रफुल्लित करा मनाला। सोमवार दिनांक 2 नवंबर। घर पोच टिकट, यानी आपको घर बैठे आपको टिकट भी, घर पोच मतलब क्या, आपको होम डिलीवरी होगी टिकट की। सोए व हॉलवर बिक्री शुरू, हॉल पे भी आपको टिकट मिल रही है और आपको घर पे भी टिकट अवेलेबल हो सकती है। पहाटे 5:30 वाजता, सुबह में 5:30 बजे। रसिक नागरिक या नात्याने कार्यक्रमाची तिकटे संपल्यामुळे हाच कार्यक्रम पुन्हा सादर करण्याची मागणी करणारे पत्र लिहा, यानी आपको वापस से प्रोग्राम देखने का आपको मागणी करना है। फिर दूसरा है घरपोच तिकिटे मागितल्याप्रमाणे न मिळाल्याबाबत संबंधित व्यक्तीकडे तक्रार करा, यानी एक कंप्लेन लेटर भी लिख सकते हो और दूसरा आप प्रोग्राम वापस से देखने के लिए भी लेटर लिख सकते हो। नहीं, दो एक ही चीज़ का आप दो टाइप का लेटर बना सकते हो, एक कंप्लेन लेटर बना सकते हो और दूसरा ये शो वापस से देखने के लिए भी आप ये लेटर लिख सकते हो। समझ में आई आपको औपचारिक लेटर, ठीक है। अभी दूसरा है गद्य आकलन।
प्रश्नाची रचना तयार करताना येते हे महत्त्वाचे भाषिक कौशल्य आहे. हे कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी गद्य आकलन या घटकाचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. दिलेल्या उत्तरं वाचून त्यावर आधारित 5 प्रश्न तुम्हाला तयार करावे आहेत. हे 5 प्रश्न असे असावेत की त्यांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात येतील. अभी आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसको पढ़ना होता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं. ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो आपको 5 क्वेश्चन कैसे तैयार करने हो जिसका आंसर आपको एक सेंटेंस में आना चाहिए. ऐसे आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं. अभी उतारा, संकल्पना समझून घ्या, यानी जो उसका मोटिव हो आपको समझ के लेना है, उसके विचार समझून घ्या, यानी उनकी सोच समझ के लेना है. काळजीपूर्वक वाचा और ध्यान से पढ़ो. ये आपका मेन गद्य आकलन पढ़ने का जो तरीका. अब इसमें प्रश्न या स्वरूपात अर्थपूर्ण असावा, यानी आपका प्रश्न मीनिंगफुल होना चाहिए. कोण, कुठे, केव्हा, का इत्यादी प्रकारची प्रश्नाची रचना करण्यास सराव करा. यानी आपको इसकी प्रैक्टिस करना है. कौन, कशा, क्या, कसं, इसकी ऐसे प्रश्न तैयार करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रश्नाचे उत्तर उताऱ्यात असलेले असेच प्रश्न असावे, यानी उसका आंसर आपको उतारे में ही मिले ऐसे आपके सवाल होने चाहिए. उत्तरे पड़ताड़ून पहावीत. आपको जवाब चेक करना है कि एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ तो उसको कोई आंसर उसको आपको उसमें उतारे में है कि नहीं. ठीक है. उत्तरे लिखण्याची आवश्यकता नहीं, मतलब आपको जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखने बोला है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आपको लिखना है. प्रश्नाची शेवटी प्रश्नचिन्ह देने आवश्यक है. आप प्रश्न लिखते हो तो उसका प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी है. अभी नमूना गद्य आकलन. यहाँ पर आपको नमूना दिया है, आपको ये पढ़ना है. खालील उतारा वाचा व त्याचा आशय यावर प्रश्न तयार करा. अब यहाँ पे उतारा दिया गया. पूर्वंग लेखक अर्थात आपले सर्वांचे आवडते पु ल देशपांडे. पूर्वंग हे एक प्रवास वर्णन म्हणून प्रसिद्ध आहे. पूर्ण पूर्वीकडील देशपांडे प्रवास वर्णन यापेक्षा पूर्वीकडील देशांतील विविध लोकांचे अंतर्गत हेच नाव याला राजेच ठरले. अर्थातच हे केवळ हे एक प्रवास वर्णनच नाही, तर ते आहे विविध देशातील अनेक व्यक्तींचे स्वभाव, राहणी, त्यांचे आचार विचार एवढेच नव्हे तर यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण पोशाख, खाद्यपदार्थ यांचा बारीकीने केलेला अभ्यास आणि त्यांचे मनोवेधक चित्रण. आणि या चित्रणाला पुलंच्या विनोदी शैलीने प्राप्त झालेला अनोखा रंग पुस्तकाची सुरुवात होते. लेखकाचा प्रवास तयारीने त्यात लेखकाचा अडणारा गोंधळ, परदेशी जाताना घ्यावी लागणाऱ्या इंजेक्शने आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांचे गलथानपणा विनोदी भाषेत व्यक्त करताना पुलंनी इतके छान किस्से सांगितले आहेत की पहिल्यांदा वाचतानाच हे पुस्तक मनाची पकड़ घेते. अभी एक पैराग्राफ दिया गया, इसमें से आपको क्वेश्चन तैयार करना है. अभी इसमें क्वेश्चन कैसा है? गद्य आकलन उतारा प्रश्न. अभी इसका प्रश्न कैसे तैयार किया आपको देखो. पूर्वंग पुस्तकाचे लेखन कोण. अब ये पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको बताना है. पूर्वंग या पुस्तकाचा वाङ्मय प्रकार कोणता. इसमें आपको कॉमेडी वाला हिस्सा कौन सा था. पुस्तकांचे म्यूज़िक वाला हिस्सा क्या था वो आपको बताना है. पुस्तकाची सुरुवात लेखक कोणत्या विषयाने करतात. पुस्तक की जो शुरुआत होती है वो लेखक कौन से सब्जेक्ट से करता है, ये है. ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसमें आपको आंसर इसमें आपको मिल जाए. पुस्तकाच्या कोणत्या गोष्टीचा अभ्यास लेखकाने बारकाईने केली आढळता, यानी कौन से सब्जेक्ट का लेखक ने बारीकी से पढ़ाई किया है. फिर लेखकाने पुस्तकातून लेखकाच्या कोणत्या लेखन शैलीचा परिचय होतो. यानी ये सारे क्वेश्चंस आपको ये इसमें मिल गए. ऐसे जवाब उसके आंसर जो है इसमें मिले ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं. ठीक आहे. मी आशा करते की तुम्हाला गद्य आकलन चांगल्या तरीकेने समजलं असेल. आता पाहूया आपण कथालेखन. ठीक आहे. हे तुम्ही सगळं पॉईंट दिले, हे तुम्हाला वाचायचं आहे आणि वाचून तुम्हाला हेच प्रमाणे करायचं आहे. ठीक आहे. मी आशा करते की तुम्हाला हा समजला असेल. उपयोजित लेखनाच्या प्रकारमध्ये कथालेखन हा घटक विद्यार्थ्यांचा सृजनशील लेखनाला नाव देणारा आहे. कल्पना, नवनिर्मित स्वभाषेत प्रकटीकरण या वयोगटाने वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू आहेत. कथालेखनाच्या योग्य सरावाने भावी कथालेखक घडू शकतील.
कथा बीजानुसार कथांचे विविध प्रकार आहेत. उदाहरण शौर्य कथा, विज्ञान कथा, बौद्ध कथा, ऐतिहासिक कथा, रूप कथा, विनोदी कथा, यानी कथा के बहुत से रूप हैं. शौर्य कथा यानी बहादुरी के किस्से, विज्ञान कथा यानी साइंस के किस्से, बौद्ध कथा यानी आप छोटे छोटे बच्चों जब होते हैं छोटे बच्चों की कहानियाँ होती है, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल कहानी, रूप कथा, विनोदाई कथा यानी आपको कॉमेडी आहे, रूप कथा यानी आपको इमेजिनरी कहाणी होती है इत्यादी. कथा लेखनाचे महत्त्व घटक जाणून घेण्यासाठी खालील मुद्द्यांचा अभ्यास करून कथालेखन तंत्र जाणून घेऊया. अभी कथालेखन है, उसके पॉइंट्स है. कथालेखन में कथा बीज, कथेची सुरुवात, कथेतील घटना व स्थळ, कथेतील पात्र यानी कहानी का जो बीज है, कथेची सुरुवात यानी कहानी की शुरुआत, फिर कथेतील घटना व स्थळ यानी कहानी में जो घटना और जो जगह है उसका समावेश होना ज़रूरी है. कथेतील पात्र यानी जो कैरेक्टर है. अभी दूसरी तरफ यह शीर्षक यानी टॉपिक, पात्रांचे स्वभाव विशेष, पात्रांमधील संवाद, विषयातील अनुसरण, भाषा, कथेचा शेवट यानी आपको जो आपने कैरेक्टर लिया है उनकी स्वभाव, उनका विशेष कैसा है वो देखना है. पात्रांमधील संवाद यानी उनके डायलॉग्स में क्या मतलब डायलॉग्स है क्या नहीं. विषयातील अनुसरण यानी उनका जो सब्जेक्ट है उसका अनुसरण, भाषा, कथेचा शेवट और भाषा का अनुसरण होना चाहिए और कहानी का अंत. तात्पर्य कथेतून मिळालेला बोध, संदेश, मूल्य आहे. अभी खालील मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करूया. कथाबीज यानी कथाबीज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. कथालेखन ही कल्पकतेवर आधारलेली कला आहे. कथाबीज हा कथेचा प्राण असतो. कथाबीज यानी वो कहानी का मेन जान होता है. कथालेखन करताना कथाबीजाच्या विषयास अनुसरण, दैनंदिन निरीक्षण, वाच अनुभव, सृजनशील कल्पना, तर्कसंगत विचार यांचा विचार करून कथाबीज फुलवला. यानी कथाबीज जो कहानी का मेन हिस्सा होता है, जान होती है, उसी से एक अच्छी कहानी तयार होती है. कथेची रचना. कथेला प्रारंभ, मध्य व शेवट असावा. कथेला प्रारंभ यानी कथे की जो शुरुआत है, फिर उसका बीच का पॉइंट और एंड है वो एकदम कैसा होना चाहिए वो बताया है. कथेची सुरुवात आकर्षक असावी. कहानी की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए. वाक्यांची रचना पल्हाळी नसावी. आकलन पूर्ण, छोटी छोटी वाक्य असावी यानी छोटी छोटी शब्दों को लेकर आपको कहानी तैयार करनी है. कहानी आकर्षक होनी चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए. कथेची मजकूर सातत्याने उत्कंठा वर्धक असावा यानी उसकी जो आप मेन पॉइंट जब आप कहानी में डालोगे, मेन कहानी का जो डालोगे तो उसमें एकदम जान होनी चाहिए. कथेतील आशयाला काहीतरी वळण असेल तर उत्कंठा अधिक बढ़ती यानी जब कहानी का एंड करने जाएंगे तो कुछ उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. यानी एंड आपको ऐसा करना चाहिए कि उसका दूसरा पार्ट पढ़ने भी मतलब उसका इंतज़ार है कि अभी आगे क्या होगा, उसको ऐसा आपको करना है. यानी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए पढ़ने के लिए. कथा नेहमी भूतकाळातच लिहावं और कहानी हमेशा भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में ही लिखना चाहिए. ठीक है, ये आपका मेन है. कथेतील घटना व पात्र. कथा बीजानुसार कथेतील पात्रे व घटना निवडाव्यात. अब हम कथा बीज के हिसाब से हमको कथे में जो पात्र है और जो घटना वो हमको चुनना है. जे कथा बीजाला पुढे नेऊन शकतील, जो कथे बीज को आगे लेकर जा सकते. घटनाचा स्थळ, घटना जो जगह जिस जगह पे घटी उसकी जगह, जहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है, जो घटना होती है उसकी जगह देखना है. सुसंगत निवडावे यानी अच्छी जगह मतलब अच्छा पॉइंट आपको चुनना है. पात्र, घटना व स्थळांच्या वैशिष्ट्यांचे बारकावे जाणून घेऊन वर्णन करावे. वर्णन चित्र दर्शावी असा मतलब आपको सब चीज़ आपको उसके पात्र उसको वर्णन कैसे करना है, ये सब चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना है. अभी नंबर पॉइंट है पात्रांचे स्वभाव विशेष. और पात्रों का स्वभाव विशेष के बारे में. कथेतील आशयाला संपर्क असे पात्रांचा स्वभाव विशेषांचे व त्यांच्या अनुषंगिक वर्तनाचे वर्णन करावे. उदाहरण राग आला तर त्याने हाथाचा मुट्ठी करकुचून आवड़ले इत्यादि. यानी अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा का एक्सप्रेशन आपको बताना है कि उसने मुट्ठी बंद कर ली. हाँ, उससे पता चलता है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है. यानी आपका एक्शन रिएक्शन भी उस आपके शब्दों से पता चलना चाहिए कि कैसा मतलब
पढ़ने से आपको पता चले कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है या खुशी हो रही है, यानी सारे एक्सप्रेशंस आपको उस कहानी में होना ज़रूरी है। कथेतील संवाद भाषा. कथेतील निवडलेल्या परिसराला कथाबीजाला अनुसरून कथेची भाषा असावी. अलंकारिक भाषेचा वापर करून कथेची परिणामकारकता वाढवता येते. विरामचिन्हांचा योग्य वापर करावा. संवादाचा परिणामकारकता विरामचिन्हामुळे निर्माण होते. पात्रांच्या तोंडी पात्राच्या वैशिष्ट्यानुसार गरजेनुसार ग्रामीण भाषा व बोलीभाषा यांचा वापर सहजतेने करायला हवा. कथेमध्ये वाक्यप्रचार म्हणी यांचा सुयोग वापर करावा. यानी कहानी में आपको वाक्यप्रचार और कथेमध्ये वाक्यप्रचार म्हणी, यानी जो म्हणी होती, कहावतें होती है, वाक्यप्रचार होते हैं, उनका उपयोग करना ज़रूरी होता है. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा ये लगाना ज़रूरी होता है, उससे कहानी आकर्षक होती है. ठीक है. शीर्षक तात्पर्य. अभी शीर्षक यानी टॉपिक कैसा होना चाहिए. संपूर्ण कथेचा आशय, कथेतील मूल्य संदेश व्यक्त करणारे शीर्षक असावे. यानी आपको कहानी कैसी, इसका निचोड़ आपके टॉपिक पे होना चाहिए. टॉपिक उसी तरह से होना चाहिए जो आपके कहानी का निचोड़ निकलता है. ठीक है. कथेतून मिळणारा संदेश, यानी जो आपको कहानी से जो मैसेज मिळता है, जो संदेश मिळता है, मूल्य किंवा कथेतील वैशिष्ट्यपूर्ण आशा प्रतिबिंबित करणारे तात्पर्य असावे. यानी आपको कुछ मैसेज मिले, कुछ अच्छा आगे जाने की इच्छा हो, मैसेज मिले, इस तरह का कहानी का एंड ऐसा होना चाहिए कि कुछ सीख मिले उससे. कथा लेखन पूर्णतः सृजनशील कल्पकतेवर अपेक्षित आहे. कथाबीज विस्तारासाठी अपूर्ण कथा पूर्ण करण्यासाठी वेगळे नाविन्यपूर्ण विचार किंवा कल्पना अपेक्षित आहे. अभी कथा लेखन मूल्यमापनाचा नियोजित कृती, यानी इसको कैसे हम देखते हैं, उसका नियोजन करना है. कथा बीजातून कथा लेखन, मुद्द्यावरून कथा लेखन, यानी आपको एग्ज़ाम का मार्क्स देना तो क्या क्या पॉइंट्स टीचर देखेगी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. पहला पॉइंट देखेंगे कथा बीजावरून कथा लेखन, यानी नंबर 2 मुद्द्यावरून कथा लेखन. आपको पॉइंट दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आपको स्टोरी लिखना है. दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन, आपको शब्द दिए रहेंगे, उसमें आपको स्टोरी लिखनी है. यानी आपको कौन कौन से टाइप्स की कहानी लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है, वो आपको टाइप्स बताया गया है. यानी एक तो आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उस पर आपको कहानी लिखना है. दूसरा मुद्दा दिया रहेगा, उस पर आपको कहानी लिखना है. फिर शब्द दिए रहेंगे, आपको शब्दों को मिलाकर कहानी लिखना है. फिर कथेच्या पूर्वार्ध देऊन उत्तरार्ध लिखने किंवा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्धी, यानी आपको थोड़ा सा हिंट दिया रहेगा, उसको आपको हाफ स्टोरी दी रहेगी, हाफ स्टोरी से आपको पूरी स्टोरी कंप्लीट करना है. अब यहाँ पे कथा लेखन का नमूना दिया है नीचे, उसको आपको पढ़ना है, समझना है. ठीक है. तुम्ही लिहिलेल्या अपूर्ण कथेला शीर्षक द्या व तात्पर्य लिहा. तुम्ही गोष्ट तयार लिखताना कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या याची यादी करा. यानी आप जब कहानी लिख रहे हो तो उसको आप शीर्षक दो, और उसका जो तात्पर्य, जो निष्काल निकलता है, वो आपको लिखना ज़रूरी है. ठीक है. जाहिरात लेखन. जाहिरात या शब्दाचा तिचा अर्थ समावलेला आहे. इंग्रजीत जाहिरात मुलासाठी ॲडव्हर्टाइजमेंट हा शब्द आहे. यातील ॲडचा अर्थ कडे आणि वर्फो याचा अर्थ वळणे किंवा लक्ष वेधून घेणे असा हा आहे. म्हणूनच लोकांचे लक्ष एखाद्या गोष्टीकडे वेधून घेते ते जाहिरात होय. या दृष्टीने विविध क्षेत्रातील निर्मित वस्तू उत्पादना यांची ग्राहकांकडून मागणी निर्माण करणारे जाहिरात ही एक कला है. यानी आपको कोई भी चीज़ बेचना है, ख़रीदना है, तो उसके लिए आपको आज के दौर में क्या एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. अब एडवर्टाइजमेंट किस किस तरह का होगा हम देखेंगे. आजच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातील इंटरनेट व मोबाईल क्रांतीमुळे जाहिरात क्षेत्राची कशा अधिक विस्तारत चालली आहेत. यानी आज के जो आधुनिक युग है, जो कंप्यूटराइज वर्ल्ड है, उसमें जो जाहिरात का जो क्षेत्र है तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़ गया है. विस्तार चालू, यानी बहुत ही इसका डिमांड बढ़ गया है. कला, क्रीडा, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, दळणवळण, प्रसारामध्ये मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्राच्या जाहिरातील विशेष महत्त्व प्राप्त झालेली आहे. म्हणूनच युग आहे जाहिराताचे असे म्हणणं
वावगं ठरणार नाही। यानी आज का जो युग है जाहिरात का, ये बोलना हम कहीं चूक नहीं सकते। यानी बराबर है कि आज हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई, एडवर्टाइजमेंट मोबाइल से हम कर सकते हैं। हमारे बिज़नेस को हमारा बिज़नेस फ़ोन पे ला रहे हैं, है ना। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मोबाइल, इंटरनेट, फ़ोन, टीवी, उससे हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, ताकि हम कोई नया प्रोडक्ट शुरू किए तो उसका एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो उससे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है ना। तो जाहिरातील क्षेत्रातील भाषेचा वापर, जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो आणि कोणत्याही संवादाचे महत्त्व माध्यम हे भाषा हेच असते। या दृष्टीने जाहिरात लेखनाचे भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्त्वाची ठरते। जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो, यानी जाहिरात एडवर्टाइजमेंट एक संदेश का स्वरूप होता है। कोणत्याही संवादाचे महत्त्वाचे माध्यम है भाषा है, यानी कोई भी संदेश का जो महत्व इम्पोर्टेंट है वो क्या है, भाषा है। यानी कोई भी हमको मैसेज करना है, कोई भी जाहिरात करना है, तो हमारे को उसको बोलने के लिए भाषा लगती है ना। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। या दृष्टीने जाहिरात लेखनात भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्त्वाची ठरते। इसीलिए भाषा बहुत आगे चलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें मुद्दे हैं, 10 पॉइंट दिए गए जाहिरात की भाषा, यानी जाहिरात की भाषा कैसी होनी चाहिए वो आपको बताया गया है। आकर्षक मजकूर, यानी आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। सादी, सोपी, सरल, आकर्षक व स्पष्ट ओघावती भाषा, यानी आपको जो भी बेचना है, जो भी जिस चीज़ का भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, उसको सिंपल रखना है, आसान रखना है और सीधा रखना है, और आकर्षक और स्पष्ट, यानी लोगों को आसानी से समझ में आ सके ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है। तीसरा, बुद्धीला फारस ताण न देणार, यानी आपको दिमाग में सोचना न पड़े, इस तरह से नहीं करना है। ग्राहकांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण करना, यानी ग्राहक के दिल में मतलब जानने की इच्छा पैदा करना कि किस चीज़ क्या है क्या है क्या है, तो उस चीज़ तक पहुंचने की इच्छा जाहिर करना। शब्दांचा गैरवापर न केलेला, यानी शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। लोक भावनाची जोड असलेली, लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई ऐसा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। वेचक, अर्थपूर्ण, प्रसन्न व परिणामकारक असावी, यानी अर्थपूर्ण और परिणामकारक होना चाहिए। लयबद्ध व वाचकाशी सुसंवादी असावी, यानी लय होना चाहिए, पढ़ने वालों के लिए अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, ऐसा होना चाहिए। विनोदाची झालरही असावी, यानी इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी लगे, ऐसा होना चाहिए। मानवी भावभावनाची संवेदनशीलता जानणारी व जपणारी असावी, यानी कोई इंसान को ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना चाहिए कि किसी को उस चीज़ को पढ़कर ठेस ना पहुँचे, ये आपका मेन पॉइंट है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी किसी भी भाषा से, किसी भी बोली से किसी को कोई चोट ना पहुँचे, कोई तकलीफ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण देखील जाहिरात काही नमुने आपण पाहिले तर त्यातून जाहिरात कलेची विविध रूपे आपल्याला लक्षात येऊ शकतात। आप कुछ रूपे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एडवर्टाइज तैयार करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे आओ। आजचे युग जाहिरात का युग है। आज का युग कैसा है, एडवर्टाइजमेंट का युग है। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंटरनेट, फिर चित्रपट, वृत्तपत्र, मासिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन। अभी इंटरनेट है, फिल्म है, न्यूज़पेपर है, मैगझीन है, रेडियो है और दूरदर्शन है, टेलिव्हिजन है। जाहिरातांसाठी अनेक माध्यम, ये अनेक माध्यम है, ठीक है। अब वस्तूंची मागणी निर्माण करण्याची ही कला म्हणजे जाहिरात। आपको मतलब चीज़ों को आपको मांगनी निर्माण करना, यानी आपको ज़रूरत को पूरा करने की सबसे जो मेन है वो क्या है, मेन कला क्या है, जाहिरात है। अभी आपकी जाहिरात तैयार करताना लक्षात घ्यावे बाबी, यानी आपको जाहिरात तैयार करने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, उसकी लिस्ट दी गई है। नंबर 1, मथडा, उपमथडा, तपशील, कंपनीचा मुद्रा, कंपनीचे नाव, कंपनीचा पत्ता, यानी ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मथडा यानी कि आपका मेन मुद्दा टॉपिक क्या होना चाहिए, फिर उसका क्या क्या उसके अंदर कंपनी की मुद्रा, यानी कंपनी की जो निशानी होती वो सिंबल, फिर कंपनीचे नाव, कंपनी का नाम और कंपनी का ॲड्रेस, ये सब चीज़ें होना चाहिए। लोकांच्या मनात एखाद्या वस्तूविषयी आवड निर्माण करने हा जाहिरातची हेतु, यानी लोगों के दिल में वो चीज़ लेने का मेन मोटिव होना चाहिए। जाहिरात ऐसा होना चाहिए कि लोग वो चीज़ लेने के लिए दुकान पर जाएं,
यानी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि उसको देखकर लोगों के दिल में वो चीज़ लेने का ख्याल आए। ठीक है। अभी जाहिरातची मथळा, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मथळा में? सुभाषित, संत वचन किंवा तशा प्रकारची रचना आखना। अभी बोध चिन्हाचे महत्त्व, वस्तूची ओळख, उत्पादकाची ओळख। अभी इसके बोध चिन्ह यानी क्या क्या निशानियाँ? वस्तूची ओळख यानी आपकी जो आप जो चीज़ बेच रहे हो उसकी पहचान करना। उत्पादकाची ओळख यानी वो प्रोडक्ट के बारे में बताना। हाँ, फिर जाहिराताची आकर्षक छायाचित्र यानी आपके उसकी पिक्चर्स, फिर मुद्रा यानी आपके करेंसी नोट क्या है वो बताना है। फिर घोषवाक्य यानी आपको कौन से लैंग्वेज में बोलना है, कैसे बोलना, अंदाज़ क्या है वो बताना है आपको। अभी जाहिरात लेखनाचे मूल्यमापनाच्या कृती। अभी शब्दावरून जाहिरात लेखन यानी किस किस तरह के आपको जाहिरात होते हुए बताया गया है। जाहिरात लेखनाच्या मूल्यमापनाच्या कृती, शब्दावरून जाहिरात लेखन, जाहिरात देऊन त्यावरून कृती सोडवावे, विषय देऊन जाहिरात लेखन, दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पूर्ण लेखन करा। यानी आपको एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक आएगा जाहिरात पर, देखिए। शब्दावरून जाहिरात लेखन, आपको शब्द दिए रहेंगे उसको आपको जाहिरात तैयार करना है। जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवावे, आपको जाहिरात दी रहेगी उसको आपको नीचे क्वेश्चन दे रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना होता है। फिर विषय देऊन जाहिरात लेखन करा, आपको टॉपिक दिया रहेगा उसको आपको जाहिरात बनाना है। दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पूर्ण लेखन करा, आपको एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा उसको आप और आकर्षक बनाकर आपको वापस से बनाना रहेगा। तो ये सारे जाहिरात के टॉपिक्स है। या व्यतिरिक्त वेगळ्या सृजनशील पद्धतीने कृतीची मांडणी केली जाऊ शकते। अशा सृजनशील वैविध्यकीय कृतीचे शोध घ्यावा या व अभ्यास करावा, यानी आपको और भी अच्छे से आपको जाहिरात करना है। और मी आशा करते की तुम्हाला हा पाठ समजला असेल। मी आता समजला असेल। थँक्यू, धन्यवाद।